हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। चलिए, आज हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन के ऊपर बात करते हैं। इससे पहले हम बेसिक डिफरेंशिएशन के ऊपर बात किए। आज के लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन को समझेंगे और फिजिक्स में हर एक जगह इंटीग्रेशन ही करना है। और इंटीग्रेशन को अगर हम लोग नहीं समझे तो फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग इंटीग्रेशन को समझते हैं। इंटीग्रेशन जो है बेसिकली वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, यानी डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट। मतलब डिफरेंशिएशन में हम लोग दो मैथमेटिकल प्रोसेस डिफरेंस और डिवीजन यूज करते हैं, और इंटीग्रेशन में जो रिमेनिंग दो मैथमेटिकल प्रोसेस बचा, लाइक प्रोडक्ट और एडिशन, ये दोनों हम लोग यूज करते हैं। मतलब कि डिफरेंशिएशन डिफरेंस और डिवीजन जैसे प्रोसेस से बनता है, वैसे ही इंटीग्रेशन प्रोडक्ट और एडिशन जैसे प्रोसेस से बन पाता है। तो डिफरेंशिएशन डिफरेंस प्लस डिवीजन से बनता है। ये बात तो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते समय समझ लिए थे, लेकिन आज के क्लास में हमें ये समझना है कि इंटीग्रेशन प्रोडक्ट और एडिशन से क्यों बनता है। पहले प्रोडक्ट फिर एडिशन, जैसे यहां पे पहले डिफरेंस फिर डिवीजन, वैसे ही यहां पे पहले प्रोडक्ट फिर एडिशन। अगर यहां एरो दिखाए हम तो ऐसे दिखाएंगे, जरा ध्यान दीजिए। डिफरेंस से हम लोग बढ़े डिवीजन की तरफ, यानी डिफरेंस फिर डिवीजन, और यहां पहले प्रोडक्ट फिर एडिशन, यानी पहले प्रोडक्ट कर लो आप, फिर एडिशन करो। चलिए इस बात को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझें। जैसे हम आपको बताए थे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो इसको लिखा जा सकता है डी साइन एक्स कॉस एक्स, और इस dx को इधर भेज दिए तो हो जाएगा कॉस एक्स इंटू dx। यहां पे इंटू का साइन है, यानी कॉस एक्स इंटू dx। अब देखिए हम दोनों तरफ बोथ साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए। आप इससे फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, इधर ध्यान देना, आप फर्स्ट टाइम इससे मिल रहे हो। ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। इंटीग्रेशन बेसिकली समेशन ही है, यानी समेशन को ही हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। मैथ में आप सम के लिए जो यूज करते हो सिंबल, वो ये करते हो, ये सम का सिंबल, ये जो सिंबल है वो सम का सिंबल, एडिशन का सिंबल है ये। लेकिन यहां पे हम लोग ये यूज ना करके ये साइन यूज करते हैं।
मतलब ये जो है कुछ कर्व टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो है ये वाला सांप के जैसा दिख रहा है, ये कर्व टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो कर्व टाइप स्ट्रक्चर मुड़ा हुआ, स्ट्रेट लाइन नहीं, मुड़ा हुआ। अब ये मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे, जरूर बताया जाएगा आपको कि ये स्ट्रक्चर हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। लेकिन फिलहाल आप समझिए कि ये जो सिंबल है वो इंटीग्रेशन का सिंबल है, मतलब जहां पे ये दिखे आपको, आप समझ जाइए कि सम किया जा रहा है, सम किया जा रहा है किस चीज का, तो इसका जवाब होगा जो यहां रहेगा उसी का। यहां पे जो है d sin x, हम आपको जब डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे तो उस समय समझाए थे, जरा ध्यान देना तब, उस समय आपको समझाया गया, उस समय आपको समझाया गया था dx का मीनिंग। dx जो है वो बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, ये जो dx है वो बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो या अप्रोचेस टू जीरो, मतलब ये dx है वो बहुत छोटा है। अब जरा आप ही बताओ कि अगर ये a और b एक लेंथ है, मान लिए हम a से b कोई लेंथ है, और इसका जो डिस्टेंस है वो x के बराबर, ये जो डिस्टेंस है वो x के बराबर। तो जरा आप ये बताओ कि इस x में बहुत छोटा छोटा इनफाइनाइटली dx एलिमेंट होगा, इस x में बहुत छोटा छोटा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं टेंड्स टू जीरो के बराबर इनफाइनाइटली dx एलिमेंट होगा। इसको अगर दिखाया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं ये dx, फिर इसके आगे ये dx छोटा सा, फिर छोटा सा टुकड़ा ये यहां से लेके यहां तक dx, फिर छोटा सा टुकड़ा यहां से यहां तक dx। इसके अंदर कितना dx होगा, तो इसका जवाब होगा कि इसके अंदर इनफाइनाइटली dx होगा। अगर वो सारे इनफाइनाइटली dx को सम किया जाए, अगर सारे इनफाइनाइटली dx को हम लोग ऐड कर दें तो क्या हमें x मिलेगा या नहीं, तो इसका जवाब होगा हाँ x मिल जाएगा। मतलब dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx कहां तक जाएंगे, तो इसका जवाब होगा इन्फिनिटी तक। और ये सारे dx को जोड़ दें तो क्या हमें टोटल लेंथ x मिलेगा या नहीं, तो इसका जवाब होगा मिल जाएगा। तो जरा आप ये बताओ d sin x है और यहां पे सम का साइन है, ये जो साइन है वो सम का साइन है, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। और इस सारे d sin x प्लस d sin x प्लस d sin x प्लस d sin x
अगर छोटे छोटे डी साइन एक्स को अगर हम लोग जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा? तो इसका जवाब होगा साइन एक्स मिलेगा। जैसे आप dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx ये तो आपको मिला x, वैसे ही d साइन x प्लस d साइन x प्लस d साइन x प्लस d साइन x प्लस d साइन x को अगर आप ऐड करते हो यानी कि सम करते हो, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं, तो हमें मिलेगा साइन एक्स। तो हमको बात यहां से समझ में आया कि अगर कोई पूछे कि इंटीग्रेशन dx का क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए x। अगर कोई पूछे इंटीग्रेशन dy का क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए y। अगर कोई पूछे इंटीग्रेशन dz का क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए z। तो वही है यहां d sin x का इंटीग्रेशन sin x, और इस तरफ भी इंटीग्रेशन का साइन लगा, तो यहां क्या है cos x dx। इसको आप पढ़ोगे cos x इंटू dx, cos x इंटू dx। यहां पे देखिए, आप ध्यान से देखिएगा जरा, पहले क्या हुआ, पहले कौन सा मैथमेटिकल प्रोसेस हुआ, क्या प्रोडक्ट या एडिशन? तो इसका जवाब होगा पहले प्रोडक्ट। देख लो आप ध्यान से, पहले प्रोडक्ट हुआ, किसका किसका प्रोडक्ट हुआ, तो इसका जवाब होगा एक डिपेंडेंट फंक्शन का और दूसरा इंडिपेंडेंट फंक्शन का। हम आपको डिपेंडेंट भी समझा चुके हैं और हम आपको इंडिपेंडेंट फंक्शन भी समझा चुके हैं। तो ये cos x क्या है, तो बोलेंगे डिपेंडेंट फंक्शन, और dx क्या है, तो बोलेंगे इंडिपेंडेंट फंक्शन। मतलब cos x किस पे डिपेंड करेगा, बोलेंगे dx पे। तो पहले क्या हुआ, प्रोडक्ट, और फिर क्या हुआ, जरा देख लो, पहले प्रोडक्ट हुआ तब तो एडिशन का साइन लगा, सम का साइन लगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि पहले प्रोडक्ट फिर एडिशन, और उससे क्या मिलता है हमको, इंटीग्रेशन। तो इस साइन एक्स dx को यहां लिखिए, इज इक्वल टू साइन एक्स, और यहां पे एक अलग टर्म आपको दिख रहा है प्लस सी। सी जो यूज करते हैं हम लोग, सी जो यूज करते हैं वो कांस्टेंट के लिए, सी जो यूज किया जाता है वो कांस्टेंट के लिए यूज किया जाता है। ये जो सी है वो सिर्फ और सिर्फ आपको दिखेगा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में, डिफिनिट इंटीग्रेशन में नहीं। ये जो सी दिखेगा आपको सिर्फ और सिर्फ इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का टाइप है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में हमको एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिल पाता, मतलब फाइनल वैल्यू नहीं मिल पाता है, लेकिन डिफरेंट इंटीग्रेशन में हमको वैल्यू मिलता है, और जहां वैल्यू मिल जाता है वहां प्लस सी नहीं करते, और जहां नहीं मिलता है वहां पे हम लोग प्लस सी करते हैं। अब आपके दिमाग में एक अच्छा सा क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर यहां प्लस सी और वहां नहीं किए, ये तो बात आपको समझाया गया।
लेकिन प्लस सी करते ही क्यों हैं हम आपको बता चुके हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, और ये भी बताए थे, आप याद करो डिफरेंशिएशन पढ़ाते समय डी सी बार डी एक्स कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब जरा सोचो कि यहां कांस्टेंट है, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये dx यहां आ जाएगा, और जब डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x मिलेगा, और इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 हो जाएगा। ये c यानी कांस्टेंट है, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 0। तो रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, इसलिए हम लोग प्लस ही लेते हैं। ये बात तो क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग इधर बढ़ते हैं, यानी वही चीज लिखती है यहाँ cos x dx इज इक्वल टू साइन x प्लस सी। सी क्या है, सी क्या है, यहां पे जिक्र कर दिए इसके बारे में कि सी जो है वो कांस्टेंट है, सी जो है वो कांस्टेंट है, और इसमें cos x जो है, ध्यान देना है, यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये जो cos x है वो डिपेंडेंट फंक्शन है, cos x जो है वो डिपेंडेंट फंक्शन है। ऐसे समझिए आप, जैसे sin x जो था वो डिपेंडेंट फंक्शन था, और dx जो था वो इंडिपेंडेंट था। डिफरेंशिएशन में पढ़ाए थे, वही तो dx यहां गया, और यहां sin x ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, cos x है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इस cos x की जगह कल को sin x हो सकता है, इस cos x की जगह कल को tan x हो सकता है। जो कुछ यहां रहेगा वो डिपेंडेंट फंक्शन होगा, और इनटू dx करें, dt करें, dy करें, लेकिन याद रहे यहां अगर x है तो यहां पे भी x का फंक्शन ही होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा। नहीं तो इंटीग्रेशन होगा, लेकिन ये सारे टर्म को क्या मान के इंटीग्रेशन करोगे, तो बोलेंगे कांस्टेंट मान के इंटीग्रेशन करेंगे। और डिफरेंशिएशन में जैसे हम लोग कांस्टेंट को बाहर करते थे, याद करो क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करवाए थे तो वहां समझाए थे, ये प्रॉपर्टी था डिफरेंशिएशन का। वैसे ही इंटीग्रेशन का भी प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म हो इंटीग्रेशन के अंदर तो उसको आप बाहर कर सकते हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो dx है, हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखो आप, d के जस्ट नियर में जो कुछ दिख रहा है आपको उसी का फंक्शन यहां होना चाहिए, तभी उस फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, अन्यथा उस फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। इंटीग्रेशन होगा, लेकिन इसको क्या मान लोगे आप, कांस्टेंट मान लो। तो ये हो गया डिपेंडेंट फंक्शन, और d के साथ साथ d के जो जस्ट बगल में है, ये दोनों कहलाता है इंडिपेंडेंट फंक्शन। तो ये हुआ डिपेंडेंट फंक्शन और ये हुआ इंडिपेंडेंट फंक्शन। तो यहां पे हम लोग समझे कि इंटीग्रेशन प्रोडक्ट और एडिशन जैसे प्रोसेस से बनता है। अब इसको और हम लोग समझते हैं कि इंटीग्रेशन कहां पे फिजिक्स में हम लोग करते हैं, कहां पे मेरा दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए कि चलो यहां पे इंटीग्रेशन ही
हम लोग अगर करें तब रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। बहुत बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आता है कि इंटीग्रेशन करना कहां, तो इसको हम लोग समझने के लिए ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि इंटीग्रेशन करना। चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि इंटीग्रेशन कहीं पे भी अगर करेंगे तो कब करेंगे, इंटीग्रेशन कब करना पड़ता है, कब अपना दिमाग स्ट्राइक करे कि चलो अब इंटीग्रेशन करना है। तो उस बात को हम लोग समझते हैं। उस बात को समझने के लिए दो एग्जाम्पल हम लिए और इससे बात को समझाते हैं। और जरा ध्यान से आप अगर इसको देखिएगा तो इस बात को आसानी से समझ जाइएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 और ये है एग्जाम्पल नंबर 2। ये है एग्जाम्पल नंबर 2। एक है एग्जाम्पल 1 और एक है एग्जाम्पल नंबर 2। जरा देखिए, एक कोई ब्लॉक लिए m मास का कोई ब्लॉक लिया गया जो फ्रिक्शन लेस सरफेस पे रखा हुआ, जिसे हिंदी में घर्षण रहित सतह बोलते हैं। उसके ऊपर ये ब्लॉक पड़ा हुआ है और इस ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स F लगाया जा रहा है। एक्सटर्नल फोर्स F लगाया जा रहा है जो कि हमने एज्यूम किया कि वो कांस्टेंट है, वो जो है वो कांस्टेंट है। इस ब्लॉक के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, जिसके कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट जो आया वो S के बराबर। जरा ध्यान देना सब आदमी कि डिस्प्लेसमेंट जो आया वो S के बराबर। डिस्प्लेसमेंट जो है वो S के बराबर। जरा ध्यान दीजिएगा कि वो डिस्प्लेसमेंट है कहां। तो जरा देखिए, ये है I इनिशियल के लिए और यहां से ब्लॉक यहां पहुंचा तो इसको हम लोग बोल लें फाइनल। मतलब ये है इनिशियल और ये है फाइनल। यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हमने एज्यूम किया S के बराबर। डिस्प्लेसमेंट जो है वो S के बराबर। चूंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इस S के ऊपर हम एरो दिए हैं। एरो, इस एरो का ये मीनिंग है कि जो क्वांटिटी है, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वेक्टर है, वेक्टर। और हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहां F, यहां पे है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है। और हम ये भी बोले कि यहां फ्रिक्शन नहीं है, मतलब कि म्यू के जो होगा 0 के बराबर। म्यू के यहां क्यों लिया गया, म्यू एस नहीं लिया गया। म्यू के यहां इसलिए लिया गया कि ब्लॉक मूव कर रहा है और जब कोई चीज मूव करता है वहां जो फ्रिक्शन काम करता है
उस फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। इसलिए यहां पे म्यू के जो होगा वो 0 के बराबर। अब हम लोग क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, वेयर W वर्क, F फोर्स और S जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, यानी S जो है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। तो वही फॉर्मूला हम लोग यहां यूज कर रहे हैं। जरा देखिए, वर्क इज इक्वल टू F डॉट एस। तो F डॉट एस आप वेक्टर में क्लास 11th में पढ़े ही होंगे कि वेक्टर A डॉट बी, ए बी cos थीटा के बराबर होता है। A डॉट बी जो होता है ए बी cos थीटा के बराबर। यहां डॉट हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस लिख दिए। अब देखिए, वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, पर थीटा इस एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर। ये जो थीटा है वो इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और थीटा के जगह हम लोग 0 डिग्री लिएगा। क्यों लिए 0 हम लोग, जरा उसको समझिए। 0 लेने का कारण क्या है? क्योंकि फोर्स जो लगाया गया वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, इस तरफ फोर्स लगाया गया, और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो भी इसी तरफ। तो थीटा यहां जो होगा वो 0 डिग्री, इसलिए हम थीटा यहां 0 यूज कर दिए। तो वर्क आ गया एफ एस cos 0 का वैल्यू होता है 1, इसलिए हम लोग यहां लिखते 1। तो वर्क आ गया एफ एस। वर्क जो मिला हमको एफ के बराबर। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो क्या ग्राफ कुछ इस तरह का होगा? जब डिस्प्लेसमेंट 0 उस समय फोर्स एफ लग रहा है, ऐसा हमने अज्यूम। और जैसे जैसे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। मतलब फोर्स अगर 10 न्यूटन लगाया जा रहा है तो एस डिस्प्लेसमेंट 10 न्यूटन ही लग रहा है। अगर 20 न्यूटन लगाया जा रहा है तो एस डिस्प्लेसमेंट तक 20 न्यूटन ही लग रहा है। हमने एज्यूम किया कि एफ फोर्स लग रहा है, कुछ भी होगा, 10 होगा, 20 होगा, 40, 50, कुछ भी होगा। जो कुछ होगा उसको हम यहां दिखा देंगे, और डिस्प्लेसमेंट हम लोग इस एक्सिस पे रखे और फोर्स को हम लोग इस एक्सिस पे रख दिए। अब देखो कि ये है 0 डिस्प्लेसमेंट, ये जो है ये है 0 डिस्प्लेसमेंट। मतलब जब पार्टिकल इनिशियल पोजीशन पे था उस समय फोर्स एफ लग रहा था,
जब जीरो डिस्प्लेसमेंट है फोर्स F लग रहा है, और जैसे जैसे पार्टिकल यहां से यहां आया फोर्स में कुछ चेंजिंग नहीं आ रहा है। मतलब डिस्प्लेसमेंट देखो बढ़ रहा है, क्या फोर्स में कोई चेंजिंग आया? तो इसका जवाब होगा नहीं आया। फोर्स का लाइन देखो कांस्टेंट, तो ये बन गया ग्राफ कांस्टेंट फोर्स का। और हम क्लास में पढ़ाए, ऐसा ग्राफ बनाए क्लास में, जब हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ा रहे थे तो कांस्टेंट फोर्स के लिए ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया गया है क्लास में, कॉपी में आप चेक करो मिल जाएगा। यहां कहीं इंटीग्रेशन यूज नहीं किए, क्या कहीं इंटीग्रेशन यूज किए? तो इसका जवाब होगा कहीं पे भी हम इंटीग्रेशन यूज नहीं किए। और सच्चाई यही है कि जहां पे भी कांस्टेंट फोर्स हो, मतलब कि वो क्वांटिटी, सॉरी डिपेंडेंट क्वांटिटी अगर कांस्टेंट हो तो याद रहे वहां इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, वहां इंटीग्रेशन करते हैं जहां पे डिपेंडेंट क्वांटिटी वेरिएबल हो। और देखिए यहां दूसरे एग्जांपल में हमने जो फोर्स लिया, हमने जो फोर्स ट्रिक किया, वो फोर्स वेरिएबल है। और आपको लग भी रहा होगा इसमें ट्रिक करने की क्या बात, आपको साफ साफ दिख रहा है क्या कि ये कोई वॉल है और इस वॉल से एक स्प्रिंग जो है वो इससे चिपका दिया गया। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग का हमने मान लिया कि नेचुरल पोजीशन, मतलब इस स्प्रिंग में ना ही कोई कंप्रेशन और ना ही कोई इलॉन्गेशन। अब इसके ऊपर हम लोग फोर्स लगाना स्टार्ट किए। जरा आप ये बताओ कि यहां पे हर एक छोटे डीएक्स के लिए फोर्स कांस्टेंट लगाया जा सकता है। यहां क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन के सरफेस एक ब्लॉक को रख दिए और उसके ऊपर लगा रहे 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन लगा सकते। लेकिन अगर कोई पूछे कि यहां पे अगर एफ फोर्स लग रहा है तो हर एक छोटे छोटे डीएक्स के लिए, अरे भाई यहां भी डिस्प्लेसमेंट है एक्स, देख लो आप जरा, यहां भी डिस्प्लेसमेंट कितना है? एक्स के बराबर। यहां भी एक्स में छोटा छोटा डीएक्स होगा, यहां भी एक्स में छोटा छोटा डीएक्स होगा। और इसके अंदर छोटा छोटा डीएक्स कितना होगा? तो इसका जवाब होगा इनफाइनाइटली छोटा छोटा डीएक्स होगा। और ये सारे डीएक्स को अगर जोड़ दें तो क्या एक्स मिलेगा? यानी एक्स मिल जाएगा। अभी बताए थे, इसी लेक्चर में आपको बताया गया स्टार्टिंग कि डीएक्स 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 सारे डीएक्स को जोड़ दो तो एक्स मिल जाएगा। तो क्या यहां पे इस एक्स में इनफाइनाइटली डीएक्स होगा या नहीं? तो इसका जवाब होगा। देखो इसे फाइनाइटली डीएक्स में तोड़ के यहां से यहां तक का वर्क निकाल लिया गया। और ये बताने वाले साइंटिस्ट, सोचने वाले साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन, ये सब हम लोग कैलकुलस में पढ़ते हैं।
डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब कैलकुलस में पढ़ा जाता है। सर आइजैक न्यूटन साहब ही बताए कि अगर फोर्स वेरिएबल भी होना तो आप वर्क निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको कुछ जुगाड़ सेट करना हो, कुछ दिमाग लगाना हो। तो वो लगा, चलिए हम लोग उसको देखते हैं कि वो क्या दिमाग लगाए और यहां से यहां तक का वर्क निकाल लिए। यहां तो आप वर्क निकाल लिए, यहां कोई इंटीग्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा। देखो कहीं इंटीग्रेशन का साइन यूज किए नहीं किए, क्यों? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, वर्क का फॉर्मूला जान रहे हैं, F डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा किए निकल गए। लेकिन यहां आप ये नहीं कर सकते हो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ये करना अलाउ यहां नहीं, यहां आप नहीं कर सकते। यहां अगर कर दोगे तो रिजल्ट आपका गलत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है वो क्या एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए कांस्टेंट है? नहीं, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए कांस्टेंट नहीं है। इसलिए यहां पे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस होगा, नहीं, यहां नहीं करेंगे। तो यहां क्या करें? चलिए देखते हैं। पहले ऐसा करते हैं कि इससे हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर दें। क्यों ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं? चलो करते हैं, पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं फिर समझे। हमको एक चीज तो मालूम है कि एरिया अंडर एफ वर्सेस एस ग्राफ, यानी एफ और एस ग्राफ का एरिया वर्क देता है। देख लो, ये एफ और ये एस है, और ये क्या है? एरिया, और एरिया हमें क्या दिया? वर्क। तो ये वर्क इज इक्वल टू क्या है? एफ है। यहां पे अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो वो ग्राफ कैसा होगा? जरा ध्यान दीजिएगा सब आदमी, सबको समझ में आ जाएगा ये ग्राफ। और ये ग्राफ अगर समझ में आया तो आप आसानी से ये बात समझ सकते हो। देखते हम लोग ग्राफ कैसे बनाए। यहां पे जो फोर्स लगाया जा रहा है, क्या हर एक dx डिस्प्लेसमेंट के लिए सेम या अलग अलग? तो इसका जवाब होगा अलग अलग। एक बात। दूसरी बात, इस x में बहुत सारा dx है, तो स्टार्टिंग के dx के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा या लास्ट वाले dx के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा? तो इसका जवाब होगा लास्ट वाले dx के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा। भाई सिंपल, एक स्प्रिंग लो और स्प्रिंग को आप दबाओ। स्टार्टिंग में स्प्रिंग कम फोर्स लगने से, कम फोर्स लगाओगे तो वो दबेगा, लेकिन लास्ट वाले dx में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फोर्स कंटिन्यूअसली क्या होगा? तो इसका जवाब होगा बढ़ रहा। तो देखो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट x, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट x है। इसको x हम नहीं लिए, s लिए। तो चलिए यहां पे हम लोग, चलो यहां x माने तो यहां हम लोग x कर लें, x होगा, या थोड़ी मिस्टेक हुआ, यहां x होगा, कुछ भी मान सकते। यहां हम लोग क्या माने? x। यहां हमने क्या मान लिया? x। अगर यहां x s मानते तो s लेते, या हम x मानते तो x लेते। तो अब देखो, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप समझ जाइएगा। जब फोर्स आप लगा रहे हो
जब आप फोर्स लगा रहे हो तो अलग अलग dx के लिए क्या फोर्स अलग अलग है? बोलेंगे हाँ अलग अलग है। अरे अलग अलग dx के लिए फोर्स अलग अलग है, और स्टार्टिंग के dx पे जो फोर्स लगेगा वो होगा कम, और लास्ट वाले dx के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो होगा ज्यादा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? बोलेंगे ऐसा बन जाएगा, इस dx के लिए ये फोर्स, इस dx के लिए ये फोर्स, इस dx के लिए ये फोर्स, इस dx के लिए ये फोर्स। भाई अलग अलग dx के लिए क्या होगा? अलग अलग फोर्स होगा। तो हर एक dx के लिए क्या है? अलग अलग फोर्स। ठीक, ये देखिए, इसको भी भूलिए, इसको मत देखिए, सिर्फ इस ग्राफ को देखिए। अब इसी ग्राफ में क्या किया गया, इसको भूल जाओ, लो इसको रब कर देते। इस ग्राफ में सर आइजैक न्यूटन साहब बताए कि अगर यहां से यहां तक का टोटल एरिया एक ही बार में निकाला जाए तो नहीं निकल पाएगा। अरे भाई हम लोग पढ़े हैं इसका एरिया, इसका एरिया निकाल सकते हैं। अरे इसका एरिया निकल जाएगा, एक पार्ट ये एक पार्ट ऊपर, नीचे रेक्टेंगल या स्क्वायर और ऊपर ट्रायंगल। लेकिन क्या आप मैथ में इसका एरिया निकालने सीखे हो क्या? तो इसका जवाब होगा नहीं। तो फिर क्या किया जाए? तो सर आइजैक न्यूटन साहब बताए कि ऐसा करो कि इसको छोटा करो, छोटे छोटे टुकड़े में बांट दो। तो सबके दिमाग में ये क्वेश्चन उठने लगा कि कितना टुकड़ा में बांटा जाए इसको, सॉरी कितने डिस्टेंस वाला टुकड़ा लिया जाए। तो सर आइजैक न्यूटन साहब बोले dx लो dx। क्यों dx ही क्यों, x/2 क्यों नहीं? क्योंकि dx जो होता है वो बहुत छोटा। अरे भाई जरा सोचो, अगर तुम x/2 ले लिए तो क्या होगा? अरे भैया x/2 में ये पोर्शन आएगा, ये टोटल कितना है डिस्टेंस? अरे x है ना, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना है x, और इसका अगर हम लोग हाफ लें तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? x/2। क्या इसका एरिया निकाल सकते हो? नहीं। अरे भाई यहां पे भी तो कर्व आ गया, तो क्या एरिया निकाल सकता? नहीं। तो x/4 कर देंगे, चलो करके देखते हैं क्या होता है। x/4 कर दें, फिर यहां कर्व देखो ध्यान से, बोलो आया या नहीं आया? तो क्या अभी भी एरिया निकल सकता है? इसका जवाब होगा ना। और जब तक एरिया नहीं आएगा तो क्या वर्क आ जाएगा? नहीं आएगा। सर आइजैक न्यूटन बोले कितना से काम नहीं चलेगा, और इसको छोटा करो। और कितना छोटा करने बोले? वो dx छोटा करने बोले। और dx अगर छोटा, dx पता है डिफरेंशिएशन के लेक्चर में आपको बताया गया कि dx जो है, ये जो केस है ना, केस इतना पतला होता। और जरा सोचो कि अगर इतना गैपिंग हो तो क्या ये लाइन, ध्यान सुनना बाबू ध्यान से, और इसके बगल वाला जो लाइन है वो दोनों क्या पास पास होगा? अरे बहुत एक बोले ना, ये बाल के इतना गैप है, एक बाल के इतना गैप है। जरा सोचो कि जब तुम इस गैपिंग को कम कर रहे हो, भाई जरा ध्यान देना, जब इस गैपिंग को तुम कम कर रहे हो
तो ये जो कर्व लाइन है क्या वो धीरे धीरे स्ट्रेट नहीं बन रहा? अरे भाई अगर ये ऐसा बन गया, जरा देखो जरा देखो इसको, अगर तुम अगर हेलो अगर इसको और पास लाएं तो जरा देखिए ये ये हेलो हेलो ये वाला ये और ये क्या एक सामने नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा? अरे ये कब? जब ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए dx। तो वही किया गया, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी ये जो डिस्प्लेसमेंट लिया गया वो dx लिया गया। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये है dx। अब जरा बताइए क्या यहां आपको कर्व दिख रहा? नहीं, कर्व नहीं दिख रहा। अरे भाई अब यहां पे जो है ना हम लोग लगा लेते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप लगाएंगे और लगा के देखेंगे तो ये क्या बड़ा दिख जाएगा? और देखो ना वही बड़ा सा गैप को हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ये बना दी। क्या दिखा सबको? और ये कैसा है? बोलेंगे कि सर ये जो है ना ये जो है ना ये और ये पॉइंट और ये पॉइंट सामने, ये पॉइंट कैसा है? सामने। चलो सामने दिखा दे लो, ये पॉइंट कैसा है? सामने। फिर अब जरा देखिए इस छोटे से dx के लिए क्या फोर्स कांस्टेंट हो गए? अरे भाई देखो तो सही, कांस्टेंट फोर्स नहीं हुआ, ऐसा ग्राफ नहीं बना स्ट्रेट बार। देखो ना ये रेक्टेंगल बन गया, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू विड्थ। लो वही कर दिए, F1 इंटू dx। इससे कैसा वर्क निकला? W? ना ना ना, dw। तो फिर से dw1 क्यों लिए? क्योंकि F1 लिया तो dw1 ले लिया। अब फिर इसके जस्ट नियर एक dx का और टुकड़ा लिए, और dx का वो टुकड़ा लेंगे तो वो dx का टुकड़ा इससे बड़ा दिखेगा। फिर वहां माइक्रोस्कोप लगाए और जैसे लगाए तो वो टुकड़ा ये दिखा। ये भी कैसा है बोलो? अरे भाई ये भी तो स्ट्रेट दिखेगा। इससे वर्क कितना आएगा? F2 डॉट dx। यहां से dw2 आ जाएगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट इसके आगे का dx होगा, और उस छोटे से dx के लिए क्या फोर्स कांस्टेंट होगा? यार फोर्स कांस्टेंट होगा, उसको हम लोग क्या मान लिए? F3, और F3 डॉट dx किए, इससे क्या आ गया? dw3। अब ऐसे ही dx 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 dx, कितना dx बोलेंगे? इनफाइनाइटली dx। कितना dx होगा हमको क्या मालूम? और वो सारे dx के साथ जो भी फोर्स उसके साथ कांस्टेंट की तरह काम कर रहा, मल्टीप्लाई करते जाओ और सारे को जोड़ दो, क्या वर्क नहीं आ जाए? आ जाए। तो देखो ना वही किए हैं, dw1 F1 डॉट dx, dw2 F2 डॉट dx, dw3 F3 डॉट dx। सारे dw1 dw2 dw3 dw4 सबको अगर जोड़ दें क्या w मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये कौन सा वर्क है? बोलेंगे टोटल वर्क।
ये कौन सा वर्क है? बोलो, टोटल वर्क। ये कौन सा वर्क होगा? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना आ गया? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस dx कॉमन कर लीजिए और साथ में डॉट भी बाहर निकल गया। सबके साथ डॉट बाहर कर लिए। अब F1 F2 F3 Fn, जरा ध्यान देना, यहां F1 जो माना गया, यह ध्यान देना है, F1 जो माना गया वो इस dx के लिए इधर, F2 इस dx के लिए इधर ही, F3 इस dx के लिए इधर ही। अरे भाई, सारा कोड F1 F2 F3 F4 F5 सब एक ही डायरेक्शन में है। तो जरा आप बताइए, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, क्या हम F नहीं बोल सकते? अरे क्लास 11 जब वेक्टर में पढ़े हो तो F1 प्लस F3 प्लस F4 डॉट ऑफ Fn इज इक्वल टू, यहां आप लिख सकते हो dWn इज इक्वल टू Fn डॉट dx, ये लिखिए। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? F। तो F डॉट dx वर्क, F डॉट dx वर्क जो आया, वर्क जो मिला वो F डॉट dx। याद रहे कि इंटीग्रेशन तभी करेंगे जब फोर्स वेरिएबल हो। जब भी फोर्स के जगह अगर कोई सा भी फंक्शन वेरिएबल हो तो आप वहां इंटीग्रेशन कर लेना। अब देखिए, ये जो f है वो तो वेरिएबल है ही, साथ ही साथ ये जो f है वो डिपेंडेंट फंक्शन है, और ये जो dx है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन। ये जो f है इसको बोलेंगे डिपेंडेंट फंक्शन, डिपेंडेंट फंक्शन। और इस dx को बोलेंगे इंडिपेंडेंट फंक्शन। ये होगा इंडिपेंडेंट फंक्शन। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि इंटीग्रेशन हम लोग कब करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन के टाइप्स के ऊपर। तो इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। पहले हम समझा देते हैं, फिर आप नोट कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन दो टाइप, फर्स्ट होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन और सेकेंड होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन और सेकेंड है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन को समझिए, फिर हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को समझेंगे। हम लोग उस इंटीग्रेशन को डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं जिसमें वैल्यू को मिल जाता, और जहां पे हमको वैल्यू नहीं मिल पाता उसको हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब इसको जरा और समझो। जैसे राम नाम का कोई लड़का है,
और एक श्याम नाम का लड़का, एक है राम नाम का लड़का और एक है श्याम नाम का लड़का। अब राम नाम के लड़के को बोला जाए कि आप इस स्प्रिंग के ऊपर वर्क करो, यहां से यहां तक, तो लिमिट जो रखेंगे 0 to x, लिमिट जो रखेंगे इसको बोलते हैं, याद रखिए, इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, यहां जो कुछ लिखा आपको मिलेगा उसको बोलेंगे लोअर लिमिट, और ऊपर जो कुछ भी लिखा मिलेगा उसको हम लोग अपर लिमिट बोलेंगे। यहां जो लिमिट रखते हैं वो इसके अकॉर्डिंग, याद रहे, यहां जो कुछ रहेगा उसी के अकॉर्डिंग लिमिट रखेंगे। जैसे यहां पे x है तो स्प्रिंग को अगर राम नाम का लड़का यहां से यहां तक दबाता है, और सपोज किए हम ये जो x है वो 5 मीटर, हम सपोज किए ये जो x है वो 5 मीटर, तो लिमिट रखेंगे 0 to 5, और क्या हो जाएगा f डॉट dx। अब इसको सॉल्व कैसे करना है हम लोग करेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि जहां पे निश्चित कर दिया जाए कि यहां से यहां तक दबाया गया और इसका वर्ग क्या होगा, तो उस समय जो रिजल्ट आता है और जो इंटीग्रेशन वो रिजल्ट निकालने में हम लोग करते हैं, उस इंटीग्रेशन का नाम है डिफरेंट इंटीग्रेशन। और जहां पे निश्चित नहीं किया जाए, सिर्फ बोला जाए श्याम नाम का लड़का स्प्रिंग को दबा रहा, अब भाई तुम ये तो पूछो कि श्याम नाम का लड़का कहां से कहां तक स्प्रिंग को दबा रहा। अगर ये क्लियर किया जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन, और अगर क्लियर नहीं किया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडिफरेंट इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन का दो टाइप है जिसको हम लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिए। तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन देखिए दो टाइप का होता है, बताया गया था, एक डेफिनिट और दूसरा इनडेफिनिट। डेफिनिट इंटीग्रेशन हम बताएं, वही यहां लिखा हुआ है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन उस इंटीग्रेशन को बोलते हैं जिस इंटीग्रेशन से डेफिनिट वैल्यू मिलता है, नाम से ही पता चल रहा है। इसका एग्जाम्पल वर्क इज इक्वल टू f डॉट dx, लेकिन यहां देखिए L और यहां U लिखा हुआ, इसका मीनिंग है लोअर लिमिट। यहां लिख देते हैं L जो यूज करते हैं हम लोग लोअर लिमिट के लिए, L जो यूज करते हैं लोअर लिमिट के लिए, और यहां जो U है, ये जो U यूज किया जाता है वो अपर लिमिट के लिए, ये जो U यूज करते हैं हम लोग अपर लिमिट के लिए, याद रखिए ये जो U है वो अपर लिमिट के लिए, ये जो L है वो लोअर लिमिट के लिए। मतलब जहां पे फिक्स कर दिया जाए कि यहां से यहां तक निकालना है
तो वो हो जाएगा डेफिनेट, और जहां पे फिक्स नहीं करें वो इनडेफिनेट। तो हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन उस इंटीग्रेशन को बोलेंगे जहां से हमको एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलता है, तो यहाँ पे लिमिट आपको नहीं दिखेगा, लोअर अपर लिमिट नहीं दिखेगा, या जहां पे निश्चित नहीं किया जाए वहां पे हम लोग लिमिट नहीं रखेंगे। तो ये हुआ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो अपने सिलेबस में बेसिकली डेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्यादा एप्लीकेशन है। तो हम लोग, हाँ एक बात और, इसमें हम लोग रिजल्ट जो आएगा प्लस ही करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। कारण समझिए, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, यहाँ पे एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता। तो आज के क्लास में हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन में हम लोग ये समझे इंटीग्रेशन होता क्या है, फिर इंटीग्रेशन हम लोग कहाँ करेंगे, फिर इंटीग्रेशन का टाइप क्या होता है। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो वहां पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, और लगभग सारा फॉर्मूला जो है वो डिफरेंशिएशन के जस्ट रिवर्स आपको मिलेगा। मतलब डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़े साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन मिल जाएगा आपको साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़े कॉस एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। करेंगे हम लोग, समझेंगे उसको। तो हमें उम्मीद होगा कि ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर इस सारी बातों में कहीं पे भी अगर आपको समझ में नहीं आया कुछ भी, तो आप इस नंबर पे 7906051661 के ऊपर बात कीजिए, आपको बताया जाएगा। अगर दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, भाइयों एवं बहनों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए, और नीचे कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा और अगले वीडियो हम बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स।